The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. आज हम हल करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का पीएससी का पेपर, जो कि आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए हुआ था। तो पेपर हिमाचल पीएससी का है, ये HPSC हम कहते हैं उसको, और 2014 का पेपर हल करने जा रहे हैं, जो कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए हुआ था। स्टार्ट करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य को व्यायाम करने के संदर्भ में सुश्रुत के अनुसार क्या निर्देश दिया है कि कितना व्यायाम करना चाहिए? बल के समान करें, बल से दुगना करें, बल से आधा करें या बल से चौथाई करें। तो जो व्यायाम है वो बलार्ध बताया गया है कि आपके अंदर जितना बल है उससे आधा आपको करना चाहिए। व्यायाम कितना करना चाहिए? सुश्रुत क्या कहते हैं? चरक कहते हैं मात्रानुसार करना चाहिए, और जो सुश्रुत हैं वो कहते हैं बलार्ध करना चाहिए। और व्यायाम का ये जो टॉपिक है वो कहाँ आता है? सुश्रुत में, जहाँ दिनचर्या का वर्णन होता है। सुश्रुत चिकित्सा अध्याय जो 24वां है, जिसमें कि दिनचर्या का वर्णन है, अनागत वाता प्रतिष्ठित अध्याय, उसमें आपको ये 47 नंबर पे श्लोक मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि जो है बल से आधा करें। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस में। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 2 दिन बाद आने वाले विषम ज्वर का कारण निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी होता है? तो विषम ज्वर जो है वो मलेरिया को कहते हैं। मलेरिया के कई टाइप्स होते हैं। मलेरिया फेल्सीफेरम भी होता है, वाइवेक्स भी होता है, मलेराई भी होता है। तो जो फेल्सीफेरम है वो तो घातक होता है, ठीक है, तो वो तो 2 दिन में नहीं आएगा। जो मलेराई है वो आता है 2 दिन में। तो इसका आंसर जो है वो ये है, प्लाज्मोडियम मलेराई। फिर आते हैं चरक संहिता में कुलत्थ आदि घृत का वर्णन जो है वो किस चिकित्सा के में अंतर्गत बताया गया है? तो कुलत्थ आदि घृत जो है वो चरक में कांस की चिकित्सा के अंतर्गत बताया गया। ऑप्शन है असमरी, पांडु, गुल्म, लेकिन ये कांस की चिकित्सा में है। चरक में जब हम कांस वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो चरक चिकित्सा अध्याय जो है वो 18वां है, उसके 129वें श्लोक में कुलत्थ आदि घृत आता है, और ये अपने नोट्स में है, मतलब नोट्स में जो है कांस की चिकित्सा में बताया गया है। फिर आते हैं नाति सांद्र हित पाने स्वादु तक्र पेलवम। तक्र का सेवन चरक के अनुसार किस रोग में निर्देशित किया गया है? तो नाति सांद्र हितम पाने, मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा तक्र जो है थोड़ा स्वाद, जो स्वाद में स्वादु हो, तक्र पीना चाहिए। तो तक्र हमें मालूम है कि उदर रोगों की चिकित्सा होती है। तक्र जो है वो उदर रोग के अंतर्गत बताया गया है। उदर रोग जो है चरक चिकित्सा हम पढ़ते हैं, 13वां चैप्टर है, उसमें 101 नंबर पे ये श्लोक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो उदर है। फिर आओ शाखा आश्रित कामला की चिकित्सा जो है चरक के अनुसार उसका चिकित्सा सूत्र क्या है? तो जो शाखा आश्रित कामला होता है उसमें जो दोष होता है वो कौन सा होता है? पित्त और कफ होता है। इसलिए जो उसकी चिकित्सा में लिखा आता है, तत् पित्तम कफ हरे जयेत, यानी पित्त कफ हर चिकित्सा करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कामला के चैप्टर में है। जो चरक चिकित्सा अध्याय पांडु का है ना, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय जो है पांडु का, उसका 124वां श्लोक है। फिर आओ विसर्प रोग का एक अन्य नाम चरक ने क्या दिया हुआ है? तो विसर्प के रोग का नाम है अनुसर्प, उपसर्ग, निसर्ग, परिसर्प। तो विसर्प और परिसर्प जो है ये नाम बताए हैं चरक ने। तो इसका आंसर क्या है? परिसर्प है। 6वें का आंसर है परिसर्प। के बाद में आते हैं 7वें क्वेश्चन में। तो 7वें क्वेश्चन में कहा है अति व्यवाय जन्य योनि व्यापक का नाम चरक के अनुसार क्या है? अति व्यवाय यानी ज्यादा मैथुन करने से कौन सा योनि व्यापक होता है? ठीक है, तो अचरना तो योनि का धावन ना करने से होता है। उपप्लुता तो जो गर्भणी में होता है वेग रोकने से। प्राकचरना जो है वो कम उससे संतान उससे होता है आयु की कन्या के साथ। और अतिचरना जो है वो अति व्यवाय के कारण होता है। तो इसका आंसर जो है 7वें का आंसर क्या है? अतिचरना। फिर आते हैं 8वें में कुड्डाक पद्मक तेल चरक के अनुसार किस डिसीज में बताया गया है?
जो है पद्मक तेल जो होता है वो वात रक्त की चिकित्सा में बताया गया है ना। शीत पित्त में तो कटु तेल होता है, आपको मालूम है। रक्त पित्त में तेल के जहाँ बासक रक्त होता है। ये वात रक्त में बताया गया है। चरक चिकित्सा अध्याय अगर हम 29 देखते हैं तो उसका ये 115वां सूत्र है, श्लोक में आता है खुडाक पद्मक तेल जो है वात रक्त में रहते हैं। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन है, चक्रदत्त के अनुसार आमाजीर्ण में वमन किसके द्वारा कराया जाता है। कई नोट्स में है ये लिखा हुआ कि बचाव सेंधव के साथ कराते हैं, लेकिन चूंकि ये चक्रदत्त का है और आगे चल के डिटेल में पूछा जा सकता है, इसका आंसर ये है बचाव और सेंधव लवण मिश्रित जल से करना चाहिए। श्लोक आपको बता देता हूँ। चक्रदत्त में अजीर्ण की चिकित्सा में आता है बचा लवण तोयन वांति कहते हैं पवन को, वांति में प्रशस्यते। ठीक है, तो ये इन्हें बातच जो अजीर्ण होता है उसमें के लिए बताया हुआ है। दूसरे अजीर्णों का भी याद कर लेते हैं क्योंकि अगर शायद वो आगे पीछे वो एग्जाम में आ जाए। तो जो पित्त अजीर्ण है, पित्तज जो अजीर्ण है उसमें बताया उन्होंने सीताम्बू यानी ठंडा पानी जो है वो लेना चाहिए। चक्रदत्त के हिसाब से बात कर रहे हूँ मैं, चरक में तो अलग चिकित्सा है, चक्रदत्त की बात की जा रही है। कफज वाले में आते, तो कफज वाले में हरितकी का प्रयोग किया गया है। जो है हरितकी का प्रयोग किया गया है। मिला के 2-3 योग हैं हरितकी के। एक दाक्षा मतलब दाक्षा यानी मुनक्का सीता और माक्षिक के साथ देते हैं। एक जो है तुषोदक के साथ देते हैं, लेकिन दोनों योग हरितकी के साथ बताए हैं कफज वाले में। और जो विदग्धा जीर्ण होता है, विष्टब्धा जीर्ण होता है, विष्टब्धा जीर्ण श्लेष्मा जीर्ण में तो हरितकी है, पित्ता जीर्ण में सीतम हो गए। और जो विष्टब्धा जीर्ण होता है उसमें लवणोदक बताया गया है कि लवणोदक से वमन कराना चाहिए, लवणोदक देना चाहिए। तो ये सभी जो हैं वो चक्रपाणी के द्वारा बताए गए हैं अजीर्ण की चिकित्सा में। तो चूंकि एक टॉपिक आ गया है, मुझे लगता है कि बाकी दूसरी एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसलिए हमने इनको इसको यहाँ पर समझ लिया। ठीक, अब बढ़ते हैं। सूरन पुटपाक का प्रयोग चक्रदत्त में किसकी चिकित्सा में कहा गया है। अब सूरन जो है वो अर्स की सबसे अच्छी ड्रग है, हमें सबको मालूम है। तो अर्स ही यहाँ सही आंसर है। और अगर ये मतलब चक्रदत्त में तो है ही, इसके अलावा सारंगधर में भी सूरंग पुटपाक आ जाता है और सारंगधर में भी उसको अर्स में ही बताया गया है। सारंगधर में भी बताया गया और आर्स में भी बताया गया। तो आंसर क्या है इसका, सूरन पुटपाक का में यूज होता है आर्स में। फिर आते हैं 11वें क्वेश्चन में। चरकीय शास्त्रीय मतानुसार च्यवनप्राश निर्माण के लिए एक पल क्वाथ द्रव्य के लिए आमलकी के कितने फल लेने के लिए कहा है। तो जो हम चरक संहिता जिस क्रम में लिखी है उस क्रम में बताया गया कि पहले ब्रह्म रसायन आता है। ब्रह्म रसायन में हरित की आमलकी का रेशो जो है, हरित की जो है 1000 होती है और आमला त्रिगुणा आमला 3000 होते हैं। फिर उसके बाद में ब्रह्म रसायन द्वितीय पढ़ते हैं, उसमें आमले की संख्या घट के 1000 हो जाती है। और उसके बाद में हम च्यवनप्राश पढ़ते हैं तो च्यवनप्राश में आमले की संख्या घट के कितनी हो जाती है, 500 हो जाती है। तो ये गौर करने की चीज है कि सबसे ज्यादा ब्रह्म रसायन द्वितीय, प्रथम में सबसे ज्यादा आंवले होते हैं, उसके बाद ब्रह्म रसायन द्वितीय में होते हैं और फिर उसके बाद में च्यवनप्राश में संख्या में कितने बचते हैं, 500 बचते हैं। तो अब आते हैं भेषज रत्नावली ने श्रीखंडा सब किस रोग की चिकित्सा के प्रकरण में कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है मद, मूर्छा, दाह और मदात्य। ठीक है, और श्रीखंड किसको कहते हैं, चंदन है श्रीखंड, शीतलता इसके अंदर रहेगी। मदात्य की चिकित्सा में भेषज ने बताया है, नोट्स में है पहले से अपने, क्योंकि यहाँ तक तो हम अपडेट कर चुके हैं इस पेपर को। तो ये मदात्य चिकित्सा में आया है श्रीखंडा सब। ऐसे क्वेश्चनों की टेंशन नहीं करें क्योंकि हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ये क्वेश्चन आपसे नहीं भी बने तो सिलेक्शन नहीं रुकता है, जो जो क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं उनसे सिलेक्शन रुकता है। फिर आए वात रक्त चिकित्सार्थ गुड़ची, है ना, गुड़ची वात रक्त की सबसे अच्छी ड्रग है, प्रभाव से काम करती है। सेवन काल भेषज रत्नावली के अनुसार है। अल्पकाल, अल्पकाल तो कोई, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, पढ़ते ही मैं बोल रहा हूँ कि ये कभी नहीं बन सकता। फिर आते हैं आपके प्रभूत काल 1 महीने, है ना, 1 वर्ष, 1 वर्ष तक भी गुड़ची डेली सेवन कराना किसी को बहुत मुश्किल काम है, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनता। आंसर इन दोनों में होने वाला था, या तो प्रभूत काल या 1 महीने, है ना। तो जैसे क्वेश्चन को जब दो दो आप काट देते हो तो क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए
यहाँ पर आंसर जो है श्लोक के हिसाब से प्रभुत काल है। प्रभुत काल यानी अधिक मात्रा में जो है अपन यूज कर सकते हैं। बात रख में गुरची सेवन का काल जो है वैसा रत्नावली में प्रभुत काल बताया गया है। अब आते हैं इसके बाद में चरक के अनुसार बमन विरेचन के व्यापक कितने होते हैं। तो आंसर सभी को मालूम है कि बमन के व्यापक जो है वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, और ये पुराने पेपर जब हम लगा रहे हैं तो ये गौर कर रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको याद है एमपीपीएससी का अपन ने पेपर लगाया था 2009 का, तो उसमें विरेचन के व्यापक पूछे थे, है ना। इसमें बमन के व्यापक पूछे, उसमें विरेचन व्यापक पूछे गए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पीएससी में आते हैं, ये आपके दिमाग में व्यू बन जाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीएससी में। कारक के अनुसार बमन व्यापक जो है 10 है, एमपीपीएससी में विरेचन व्यापक पूछ लिए थे। फिर आओ सुश्रुत के अनुसार निरुबस्ती का प्रत्यागमन काल कितने मुहूर्त होता है। तो जो निरुबस्ती है उसमें से काढ़े की बस्ती बोलते हैं, उसको पात दिया जाता है, तो पात ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं किया जाता है। एक मुहूर्त उसका आंसर है, तो एक मुहूर्त तक जो है वेट करते हैं, उसके बाद में बस्ती वापस आ जाती है। सेम कंसेप्ट जो है बमन में भी चालू, बमन में भी होता है कि जो बमन क्वाथ होता है, जो बामक द्रव्य देते हैं बमन कराने के लिए, यानी जो बामक क्वाथ होता है जो बमन कराने के लिए देते हैं, वो भी एक मुहूर्त तक उसकी प्रतीक्षा की जाती है, उसके बाद में वो बाहर आ जाता है। तो ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए कि निरुबस्ती भी एक का प्रत्यागमन काल एक उसका है, एक मुहूर्त का है। और जो बमन कराने के लिए बामक क्वाथ पिलाते हैं अपन, जिसमें मदन फल, पिपली, बचा ये सब होते हैं, उसमें भी एक मुहूर्त तक वेट करने के लिए कहा जाता है। फिर आते हैं अष्टांग हृदय के ने नस्य के निम्नलिखित में से कितने भेद बताएं। तो 3 भेद बताए हैं। अब इसमें ऑप्शन है प्रतिमस, अपीर्ण, प्रदमन, विरेचन, भ्रंगण, समन, नस्य, शिरोवेचन, प्रदमन, विरेचन, प्रदमन, अपीर्ण। तो आप सभी को याद है कि हम एक क्वेश्चन हल करते हैं जो बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि बाघभट्ट ने सूर्यावर्त में कौन सा नस्य बताया है। सूर्यावर्त में बाघभट्ट ने भ्रंगण नस्य बताया। तो ये क्वेश्चन हमको कई बार इस क्वेश्चन को आएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपन को मालूम है बागवट ने कौन सा एक नस से जरूर मान रखा है, वो है भ्रंगण नस। तो इस प्रकार से अगर आपको एक पहलू भी किसी क्वेश्चन का याद है तो दूसरी चीज भी अपने आप सही हो जाती है कि ये वाला ऑप्शन सही है, विरेचन, भ्रंगण और समन, है ना। सूर्यवर्त में जो है भ्रंगण था, समन अपन उसमें जो केस बादल बाल वाल झड़ते थे उसमें पिछू के रूप में यूज करते थे। फिर आते हैं दलहल के अनुसार रक्त मोक्षण में परम सुकुमार उपाय क्या है। सुकुमार यानी कि जो कॉमन लोगों को दिया जाता है। तो दलहल वही बोलेंगे जो सुश्रुत ने बोला होगा। तो सुकुमार लोगों को लिए जो है, राजाओं के लिए, जो नरप होते हैं, धनवान लोग होते हैं, आड़े होते हैं, उनके लिए क्या क्या यूज करने के लिए बोला है, जलोका, क्योंकि जलोका में ज्यादा पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, जलोका। फिर आते हैं 18वें क्वेश्चन में। 18वें क्वेश्चन में कहा है नित्य मंद जरो रुक्षा सूनक स्तेन सीधी अष्टांग संग्रह के लिए किसके लिए कहा गया है। नित्य मंद ज्वर आता है इसमें, ठीक है। तो नित्य मंद ज्वर और मंद ज्वर दो अपन ने बनाए हुए थे अंडे की, नित्य मंद ज्वर और मंद ज्वर। तो अगर केवल मंद ज्वर लिखा आता है तो उसका आंसर होता है प्रलेपक। और अपन ने याद किया था कि मंद मंद प्रलाप, व्यक्ति कई औरतें होती हैं, शुद्ध हिंदी में बोलो तो जो लुगाइयां होती हैं किसी बात पे धीरे धीरे रोने लगती हैं, है ना। तो मंद ज्वर प्रलेपक का है, प्रलाप होता है मंद ज्वर में। और अगर कहीं कभी कोई डेली जो है डेली कोई चीज होने लग जाएगी, मंद नित्य मंद ज्वर के लिए अपन ने याद किया था कि कोई चीज डेली होने लग जाएगी, नित्य होने लग जाएगी, तो फिर अपन कहेंगे कि बात बात जो है वो बढ़ गई है। तो बात बढ़ जाती है तब ऐसा होता है कि डेली डेली, है ना, आपको नित्य झेलना पड़ता है किसी को। तो बात बलासक ज्वर का है नित्य मंद ज्वर। ये फंडे का क्वेश्चन था, और फंडे का क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे रहे हैं गलत तो फिर आपको बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। अब आते हैं श्वास, सूल, पिपासा, अन्न द्वेषो, ग्रंथि मूढ़ता, जायते दुर्बलस्य, सुश्रुत के अनुसार किस प्रकार के गुल्म से संबंधित है। ठीक है, साध्य गुल्म, असाध्य गुल्म, याप्य गुल्म और रक्तज गुल्म। लाइनें जो आती हैं ग्रंथि मूढ़ता और अन्न से विदेश होना, वो ज्यादातर असाध्य के लिए बोली जाती है। इस टाइप इसका क्वेश्चन का आंसर असाध्य गुल्म है, नोट्स में है, ये अलग से नहीं है, असाध्य गुल्म के लिए कहा गया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कफ, वात, अग्नि, उष्ण एवं वातालोमन, भैषज एवं अन्नपान का चरक ने किस रोग की चिकित्सा में बताया है। तो कफ, वात, अग्नि यानी जो कफ वातज रोग हो और जिसमें जो कि वायु इन्वॉल्वमेंट हो, है ना। तो वातालोमक वैसज अन्नपान जो है वो किसकी चिकित्सा में कहा गया, चरक में हिक्का श्वास की चिकित्सा में कहा है। इसमें कफ, वात, अग्नि, उष्ण, वातालोमक औषध का पान कराया जाता है।
एकांतक चिकित्सा का मतलब एक ही किसी रोग का, एक ही दोष की चिकित्सा का मना किया जाता है। तो ये चरक में प्रकरण आता है, चरक चिकित्सा जो हमारी 21वां का चैप्टर 17वां, उसमें 147 का एक सूत्र है, नोट्स में है, एकांतिक चिकित्सा का निषेध होता है, कब बाधक उष्ण बादल नामक भेषज जन्यपान का प्रयोग बताया 21वां की चिकित्सा में। फिर आते हैं पुलातोदक के समान कोष्णगत व्रण स्राव सुश्रुत के अनुसार किस दोष के से होता है? तो ये वात दोष के कारण बताया है, वात दोष के कारण कोष्ठ में पुलातोदक के समान स्राव होता है। सुश्रुत के अनुसार संधि अस्थि दग्ध व्रणता में किस प्रकार का लक्षण देखने को मिलता है? संधि अस्थि दग्ध जो है वो अगर आप पुराने पेपर लगा रहे हैं तो इस ब्रह्मास्त्र का यही उपयोग है, यही आपकी सोच होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हमने पहले भी पढ़ा है कि जो अस्थि होती है, संधियां होती है, वो स्थिर होती हैं। तो अपन ने क्वेश्चन को सही 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 किया थी, कर्कश स्थिर जो है व्रणता वो संधि दग्ध का होता है। ये अपन ने पहले भी लगाया हुआ, कहाँ लगाया हुआ तो आप जरा याद करें। अभी हमने जब पेपर लगवाया था उत्तराखंड पीएससी का, उत्तराखंड पीएससी जो कि इसी साल हुई है 2022 में, तो उसमें क्वेश्चन नंबर था 44, 44 नंबर का क्वेश्चन था। उसमें ये पूछा था कि रुक्ष अरुण कर्कश स्थिर व्रणता है ना किस में देखने को मिलती? उसमें ऐसा क्वेश्चन था, रुक्ष, ये पूरे लाइन थी, रुक्ष अरुण कर्कश व्रणता किस में देखने को मिलती है? और फिर अपना आंसर था अस्थि संधि दग्ध में मिलती है। तो ये उसी क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्स करके पूछा गया है, या ऐसा बोल रहे चूंकि ये एग्जाम तो पहले हो चुकी है, इस क्वेश्चन को उसमें थोड़ा रिवर्स करके पूछा गया है। तो ये यही बेनिफिट्स है एग्जाम्स के क्वेश्चन के पेपर लगाने से, कि वो क्वेश्चन जो हमने कभी कभी सीधे रूप में पढ़ा होता है वो घूम के भी पूछ लिया जाता है। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार अपची रोग में अग्निदग्ध कहाँ करना चाहिए? जानुसंधि के ऊपर, जानुसंधि में तो भैया वो उसमें कराते हैं, है ना, गतसी में, नितंब ऊपर, पाशनी के ऊपर, जघन प्रदेश के ऊपर। तो इसमें जो अपची रोग में जो अग्निदग्ध कराते हैं वो मतलब यहाँ सिरावेदन नहीं पूछा है, अग्निदग्ध पूछा है। तो अग्निदग्ध कलाई पे कराते हैं। अब कलाई यहाँ पर ऑप्शन पे है नहीं, तो ये क्वेश्चन जो है वो कैंसल हो गया था, आंसर सीट में कैंसल है ये, है ना, रिजेक्ट हो चुका है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ आप इस चीज को कई लोगों ने शायद गौर ही नहीं कर रहे हैं कि यहाँ सिरावेदन नहीं, यहाँ अग्निदग्ध पूछा है। मैंने समझाया था कि हाथ की जो कलाई होती है वहाँ अंगूठे के पास में कई लोग के एक गोल निशान देखने को मिलता है, वो इसी में होता है, चिकित्सा वगैरह में करवाते हैं लोग, है ना, 3 रेखाएं बनाने के लिए भी बोला है। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार शंभु का वर्त भगंदर में पीड़िका का प्रमाण कितना होता है? एक एग्जामिनर को जब पेपर बनाना होता है ना, तो वो पेपर कलेक्ट करता है, पुराने कहीं से मंगाता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वही एग्जामिनर जिसने किसी स्टेट के लिए पेपर बनाया हो उसको दूसरी स्टेट के लिए आ जाए, इसलिए पुराने पेपर्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपको याद है यूपी अभी जो उत्तराखंड पीएससी का पेपर इसी साल में हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन था 2022 वाले में, क्वेश्चन नंबर था 34। क्वेश्चन नंबर 34 में ये पूछा था कि पादंगुष्ठ प्रमाण की पीड़िका कौन सी होती है ना, कौन से भगंदर में पादंगुष्ठ प्रमाण की पीड़िका देखने को मिलती है? और मैंने वहां बोला था कि जब हम पैर नदी किनारे जाएंगे तो हमारे पैर के नीचे क्या आ जाएगा? सम्मुख आ जाएगा। तो ये सम्मुख का वर्त भगंदर में बताया है, ठीक है। तो अब ये आपको जो हम ब्रह्मास्त्र बैच पढ़ा रहे हैं या जो क्वेश्चन हल करा रहे हैं, उसका यही बेनिफिट है। आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, पहले इसका रिवर्स पूछा है, उल्टा पूछा है कि शंभू का वर्त भगंदर में पीड़िका कैसी होती है? पादंगुष्ठ की। और उत्तराखंड पीएससी में उसका उल्टा पूछा था, पादंगुष्ठ प्रमाण की पीड़िका किस में देखने को मिलती है? फिर आते हैं आक्रियाम ध्रुवो मृत्यु क्रियाम संसो भवेत, सुश्रुत ने किसके लिए कहा है? तो आक्रियाम ध्रुवो मृत्यु क्रियाम संसो भवेत, सुश्रुत ने किसके लिए कहा है? असमरी में कहा है। अब इसी की जगह एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था, मतलब जो आपका डीओ वाला पेपर अपन ने लगाया था, जिलाधिकारी वाला 2018 का, उसमें बस ये नहीं लिखा था सुश्रुत, उसमें लिखा था कि किसकी चिकित्सा में बताया गया है ना। तो वहां पर दोनों चीजें थे, वहां पर उदर रोग भी था और असमरी भी था। वहां चूंकि चिकित्सा शब्द आ गया था सुश्रुत की जगह, तो अपन ने वहां पर सन्निपात उदर सही हो गया था, क्योंकि है ना, वहां पर मतलब इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप से पूछा गया है एग्जाम में। इसका आंसर क्या है यहाँ पर? असमरी। जलोदर में किसने बताया? तो यहाँ जलोदर में हारित ने बताया है। हारित ने होता है ये क्वेश्चन, ये लाइन जलोदर के लिए किसने कही है? हारित ने कही। और चरक ने जो है वो सन्निपातो दर के लिए कही है, उसी को दूसरी उदर भी कहते हैं, उसके लिए चरक ने बोली। चरक में हमेशा चिकित्सा शब्द यूज होगा, सुश्रुत में शल्य क्रिया शब्द यूज होना चाहिए।
फिर आओ छेदन कर्म हेतु सुश्रुत के अनुसार शस्त्र की धार का प्रमाण होता है। अब पेपर आपने लगाए हैं एमपीपीएससी का पेपर जो 2015 का था, उसमें ये क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन नंबर था 60। ये 2014 में एग्जाम हुई है, तो आप समझ रहे हैं ना कि कितने चांसेस होते हैं क्वेश्चन रिपीट होने के, क्योंकि छेदन सबसे मेन होता है काट के अलग करना, तो उसकी धार सबसे ज्यादा होती है अर्ध केस की। ठीक है, अर्ध केस की जो है वो छेदन में यूज होती है। ठीक है, और लेखन करने से आधे मसूर हो गए। लेखन में जो है अर्ध मसूरी होती है। मसूर जो है वो मसूर लोग भेद करते हैं, वेदन में होती है। और ये जो है अ, जो वैदन होता है, वैधन पंचरिंग जिसको कहते हैं। और विश्रावण में केस, बीवी के केस। एक अपन ने फंडा बनाया था कि यहाँ बीवी के केस है ना, बीवी केस। तो ये चीजें बार बार आपको रिवाइज करते रहनी है कि आप इसमें क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन आ जाए उसको गलत नहीं करो। तो जैसे वो क्वेश्चन आ गया था श्रीखंडा सब या प्रभुत मात्रा में गुड़ची का सेवन, वो क्वेश्चन के गलत होने से आपका सिलेक्शन नहीं रुकता है। ऐसे क्वेश्चन गलत होने से आपका सिलेक्शन रुकता है। अब आते हैं सुश्रुत के अनुसार अनिष्ट गंधा जलोका कौन सी होती है जिससे गंदी बदबू आती है। तो जहाँ चूहे होते हैं वहां गंदी बदबू आती है, तो इसका आंसर जो है वो मूसिका है। शंखमुखी में तो होता है कि वो दीर्घ तीक्ष्ण शस्त्र यकृत, है ना, लंबा शस्त्र निकाला और शीघ्र पायनी और यकृत बाहर आ जाता था। पुंडरिक तो मुदक मुदक के समान था, है ना। और सावरिका जो है 18 अंगुल की थी, जानवरों में यूज होने वाली जो जलोका होती है वो सावरिका होती है। तो यहाँ आंसर जो है 27 का आंसर जो है वो क्या है, मूसिका है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन 28 में जाते हैं। तो 28वें क्वेश्चन का आंसर है तिल कल्पोदक, है ना। अष्टांग संग्रह के अनुसार दंत हर संचालक वातिक मुख में कौन सा गंडस यूज करना चाहिए, तो इसका आंसर तिल कल्पोदक है। अगर आपने ये पेपर लगाया होता तो आपको क्वेश्चन एक एमपीपीएससी जो 2015 में आया था, एमपीपीएससी 2015 में एक क्वेश्चन आया था, यह क्वेश्चन नंबर था 107, जिसमें ये पूछा था कि जो है दांत स्थिर न स्थिर जो हिल रहे हो बचन, उसको रोकने के लिए जो है आपको कौन सा गंडूस यूज करना चाहिए। तो वहां पर तिल कल्पतक के स्नेह गंडूस करके क्वेश्चन पूछा था वहां पे, तो इसी से मिलता जुलता एमपीपीएससी में भी आया है। ठीक है, फिर आओ कर्ण पाक एवं पूती कर्ण को सुश्रुत ने किस दोष की प्रधानता वाला बताया। तो बिना बिना पित्त के पाक नहीं हो सकता भाई, बिना पित्त के बदबू नहीं आ सकती, सड़ नहीं सकती कोई चीज। तो कर्ण पाक में कौन सा दोष है, पित्त दोष है। फिर आप खदरादि गुटिका जो है ना, का चाणक्य ने किसकी चिकित्सा में बताया हुआ है ना। जल्दी बता, खदरादि गुटिका जो है वो चरक में त्रिमर्म चिकित्सा अध्याय में आती है, क्योंकि उसमें मुख रोगों का वर्णन आया। मुख रोगों में चरक बताते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है 26वें चैप्टर का है चरक के, है ना। चरक में 26वां चैप्टर है, उसका 214वां श्लोक है। खदरादि गुटिका जो है वो चरक ने मुख रोगों में बताई है। मुख रोगों की चिकित्सा के अंतर्गत खदरादि गुटिका का वर्णन कर रखा है। तो कुष्ठ में नहीं है खदर, उदर रोगों में नहीं है ना, राजस्वा में है, किसमें है, त्रिमर्म चिकित्सा में है, मुख रोग में है। फिर आओ चरक के अनुसार कौन सा शिलाजतु श्रेष्ठ होता है। तो शिलाजतु के चार भेद होते हैं, स्वर्ण रजत ताम्र और लोह। और लोह शिलाजतु जो है वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो कौन सा शिलाजतु श्रेष्ठ होता है, लोह शिलाजतु श्रेष्ठ होता है। चरक के अनुसार घृतपान किस ऋतु में करना चाहिए। तो चरक के अनुसार घृतपान जो है, घृत किसकी चिकित्सा है, पित्त की चिकित्सा है। घृतपान का बताया शरद ऋतु में, है ना। घृतपान का बताया हुआ है शरद ऋतु में घृतपान करना चाहिए। फिर आओ शिशु के जन्म के प्रथम दिन सुश्रुत के अनुसार क्या देना चाहिए। तो अभी सुश्रुत में अपन ने पढ़ा था जो है कुमार गत्य के अंतर्गत कि प्रथम दिन जो है 3 से 4 दिन तो दुग्ध निकलता नहीं है, माता को आता नहीं लैक्टेशन 3-4 दिन तक हार्मोनल चेंज के कारण। तो प्रथम दिन जो है मधु सर्पी एवं अनामिका जो स्वर्ण जिसको कहते हैं अनंत, उसको जो है जो है किसके पानीपात तल मात्रा में देना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो है मधु सर्पी और स्वर्ण बताया किसने, सुश्रुत ने। कुमारव्रत में अभी अपन ने इसको पढ़ा हुआ है, जो कुमारव्रत का टॉपिक आया था शिशु परिचर्या, उसमें अभी इसका रिवीजन अपन सभी ने किया हुआ है। फिर आओ जात मात्र को सुश्रुत सुश्रुत के अनुसार किस तेल से अभ्यंग कराना चाहिए। जल्दी बताओ कौन सा तेल अभ्यंग है, ये अभी इसी सप्ताह कुमारव्रत पढ़ा है अपन ने, है ना। बिल्कुल सही, जात मात्र बालक के लिए सुश्रुत के अनुसार जो है बाला तेल से अभ्यंग कराना चाहिए, बाला तेल इसका आंसर है।
फिर आओ अधस्ता स्नेह दर्शनम, यानी स्नेहपान हम कराते हैं किसी को, तो सपोज हमने 50 ml से चालू किया, पहले दिन 50 ml पिलाया, फिर 100 पिलाया, फिर 150, 200। तो जैसे जैसे अपन स्नेहपान कराते जाते हैं, स्नेह जब सम्यक स्नेह हो जाता है, तो वो अधस अधस्ता यानी गुद मार्ग से भी आने लग जाएगा, यानी जो पेशेंट है जब मल त्याग करेगा उसमें भी वो स्नेह दिखने लग जाएगा, है ना। तो ये सम्यक जो स्नेह जो होता है उसका लक्षण होता है आदस्ता स्नेह दर्शनम, नीच नाभो मार्ग से स्नेह का आना। फिर आओ चरक के अनुसार बस्ती पुटक के कितने दोष होते हैं, तो चरक ने बस्ती पुटक के दोष जो है वो कितने बताए, 8, है ना। बस्ती नेत्र दाता 8 8 10, दाता दोष 10 होते हैं, बस्ती दोष और नेत्र दोष 8 8 होते हैं। बस्ती पुटक के दोष जो है चरक ने कितने बताए, 8। फिर आओ शोधन एवं पूर्ण नस्य के अतिरिक्त काश्यप ने नस्य के कौन से वेद माने, तो ये याद रखते पढ़ाते समय बताता हूँ कि को काश्यप, काश्यप ने का से चालू होने वाला कर्षण नस्य बताया है। तो अगर आपको ये याद है तो आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर सकते हो। का से काश्यप, काश्यप ने कर्षण नस्य बताया, भ्रंगण और कर्षण शब्द यूज किया हुआ है, इसका आंसर भ्रंगण और कर्षण है 37 का। फिर आते हैं प्रतिमस नस्य चरक के अनुसार कब लेना चाहिए, तो ये वही टॉपिक है जो मैंने उस समय समझाया था आपको कि कवल गंडूस कब कितने वर्ष बाद ग्रहण किया जाता है, तो कवल गंडूस जो है 5 साल के बाद बताया हुआ है, विरेचन 16 साल के बाद बताया हुआ है, मैथुन 20 साल के बाद सारंगधर ने बताया है, नस्य 8 साल के बाद बताया है। लेकिन प्रतिमस नस्य एक ऐसी चीज होती है जो आप का हमेशा ले सकते हो, हमेशा नित्य लिया जा सकता है, क्योंकि उसका कोई उपद्रव नहीं होता, वो उपद्रव रहित होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, हमेशा है नित्य है। प्रतिमर्श में 2 बूंद ही तो ली जाती है केवल, तो हमेशा ले सकते हैं इसको। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी चीज कब लेना चाहिए, जैसे एक बस्ती का क्वेश्चन पढ़ा था कि जन्म से ही अपन दे सकते हैं, है ना। सुश्रुत के अनुसार सिद्ध कुष्ठ निम्नलिखित में से किस व्याधि किस वर्ग की व्याधि है, तो चरक में जो है सिद्ध कुष्ठ महाकुष्ठ में आता है, और सुश्रुत सिद्ध को महाकुष्ठ में न रख के क्षुद्र कुष्ठ में कर, वो दद्रु को महाकुष्ठ मानते हैं, बोलो दद्रु यानी दांत खाज होगी तो ऑपरेशन कैसे कर पाऊंगा मैं। तो सुश्रुत जो है वो सिद्ध को क्षुद्र कुष्ठ मानते हैं और दद्रु को जो है महाकुष्ठ मानते हैं, ये परिवर्तन है बस, बाकी एक जैसे ही है दोनों। सुश्रुत आंसर है। सुश्रुत ने मधुमेह की चिकित्सा में कहा है कि दुर्वृच्चो मधुमेह भवंती, मधुमेह का रोगी हमेशा दुर्वृच्च रहता है, इसलिए जो आयुर्वेदिक अस्पतालों में बहुत भीड़ लगती है, डॉक्टर साहब पेट साफ करने की दवाई दे दो, क्योंकि अल्टीमेटली जो पेनक्रियाज है वो एक डाइजेस्टिव जूस यानी पाचन तंत्र से भी संबंधित है। तो अगर अगर उसकी बीटा सेल काम नहीं कर रही है, जो जो बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, तो एक काम उससे नहीं हो रहा तो दूसरा काम भी प्रभावित रहेगा, पाचन भी प्रभावित रहेगा, तो डाइजेशन अच्छा नहीं होता मधुमेह में। तो दुर्वृच्चो ही मधुमेही नाम बताया चरक की मतलब सुश्रुत ने, और ये आपको मिल जाएगा सुश्रुत, जब हम पढ़ते हैं सुश्रुत चिकित्सा, तो उसमें मधुमेह चिकित्सा करके चैप्टर आ जाता है 12वां, वहां पर आपको ये 6वां श्लोक है, मिल जाएगा। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार उन्माद रोग के कितने प्रकार होते हैं, तो चरक में तो उन्माद के प्रकार जो है 5 बताए गए हैं, सुश्रुत ने एक विषज उन्माद और बताया है, सुश्रुत में एक विषज और हो जाता है, इसलिए उन्माद के भेद जो है वो 6 हो जाते हैं। फिर आज सुसुद ने पटलास्थित त्रिमेर को जो है चिकित्सीय दृष्टि से कहा है, तो ये थोड़ा जो है टंकन टूटी है, टंकन टूटी, टाइपिंग मिस्टेक को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो है टंकन टूटी, तो टंकन टूटी है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए क्वेश्चन कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि चौथे पटल आश्रित को क्या बोलेंगे, है ना। तो प्रथम 2 पटल में साध्य होता है 2 पटल तक, तीसरे पटल में जो है वो कांच हो जाता है तो वो याप हो जाता है, और चौथे पटल पे क्या होता है, असाध्य होता है ना। उस चौथे पटल में जो होता है उसी को लिंग नाश कहते हैं, वो असाध्य होता है। तो चूंकि यहाँ पटल का नाम नहीं लिखा है, इसलिए ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था, है ना, कैंसिल हो गया था ये क्वेश्चन, है ना। आंसर शीट में से इसको हटाना पड़ा था क्योंकि नहीं लिखा है कौन से पटल आश्रित है। फिर आते हैं 43 में, तो 43 में कहा गया है कि सुश्रुत के अनुसार अरणी मथने के समान जो है पीड़ा किस नेत्र रोग में होती है, तो ये आवरण सावरण में तो आवरण छाता है, इसमें जो है सुई चुभने जैसा घाव बनता है, अरणी मथने जैसी जो वेदना होती है वो बातादि मंत्र में होती है, क्योंकि हतादि मंत्र में तो बस इतना लिखा रहता है कि बातादि मंत्र की उपेक्षा करने से हतादि मंत्र होता है। और अपन ने ये भी समझा था कि बिना बात के पीड़ा नहीं होती है, और यहाँ पर अरणी मतलब एक गति हो रही है, गति बिना बात के नहीं होती है, पीड़ा बिना बात के नहीं होता है, किसका है ये, बातादि मंत्र का है। तो ये क्वेश्चन तो अपने फंडे का है, ऐसे क्वेश्चन अपन बिल्कुल गलत नहीं कर सकते हैं।
फिर आओ सुश्रुत ने दृष्टि की आकृति कैसी बताई है, तो मसूर दल मात्रम, मसूर दल के समान होती है, जैसे मसूर की दाल के दो दल होते हैं वैसे ही हमारे आंख के में जो लेंस होता है वो वैसे ही होता है, दृष्टि वैसी होती है, मसूर दल मात्रम। फिर आप कदर्म वर्त में रोग उपचार की किस श्रेणी में सुश्रुत द्वारा रखा गया है, तो चूंकि यहाँ वर्त की बात कर रहे हैं, कदर्म जो है वो उसमें भी आता है, विसर्प भी होता है, तो कदर्म विसर्प होता है तो विसर्प में तो पंचरिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कदर्म वर्त रोगों में ज्यादातर वर्त में नेत्र रोग जो होते हैं उनमें चूंकि बाहर है आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाना है तो लेखन किया जाता है, वर्तमत रोग जो ज्यादातर जो बताया गया उनमें क्या होता है, लेखन होता है, इसका आंसर है लेखन ही। फिर आप सूतिकागार के द्वारा अष्टांग संग्रह के अनुसार किस दिशा में होना चाहिए, तो अपन ने चूंकि एक बार यूपी या मतलब संघ लोक सेवा की परीक्षा यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा चुका है कि सूतिकागार का द्वार पूर्व और दक्षिण में किसने बताया, जिसका आंसर सुश्रुत है, तो जब वो क्वेश्चन आया तो अपन इसको बिल्कुल पढ़ के रखते हैं कि किसने क्या क्या बताया। अष्टांग संग्रह का ने पूर्व उत्तर बताया, इसका आंसर पूर्व उत्तर है। पूर्व और दक्षिण जो है वो सुश्रुत में बताया गया, सुश्रुत कहते हैं दक्षिण में राक्षसों का निवास होता है, दक्षिण जो है वो वास्तु के हिसाब से अच्छी दिशा नहीं होती, बोले सब भाड़ में जाओ, आपके पास सर्जन अच्छा है ना तो सब सही होगा, दरवाजे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सुश्रुत चैलेंज करके बोलते हैं दक्षिण से भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा अपन फंडे से याद करके रखते हैं। सुश्रुत ने पूर्व दक्षिण बताया है, अष्टांग संग्रह के अनुसार कब होता है, पूर्व और उत्तर होता है। फिर आबी का शीघ्रतर होना चरक के अनुसार किसका लक्षण है, अब चरक में तो जैसे प्रजनन काल का ही वर्णन है ना, तो चरक में तो आंसर प्रजनन काल होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रजनन काल आंसर है नहीं है, इसमें प्रजनन काल लिखा नहीं है, तो आसन्न प्रसवा का माना है आंसर सी में, और ऐसा ही थोड़ा मिलता जुलता कटी समानता वेदना वाला वो एमबीपीएससी में भी आया था, इन्होंने माना है लेकिन इसको चैलेंज किया जा सकता है, प्रजनन काल के ही वर्णन है क्योंकि चरक में। फिर आप सुश्रुत के अनुसार स्तन मूल और स्तन रोहित किस वर्ग के मर्म है, तो स्तन मूल स्तन रोहित दोनों ही कालांतर में आते हैं, कालांतर में आते हैं। फिर आओ सुख सोने त्रियो अनुबंध स्पूर्णा चाहिए किसका है, तो किसका क्या आंसर है 49 का, बिल्कुल सही। तो अब ये देखो आपने एक पीएससी का पेपर लगाया था उसमें पिपासा गिलानी और शक्ति सदन करके पूछ लिया था, आप देखो वहीं उससे आगे बढ़ते हुए उसकी अगली लाइन पूछ ली, सुख सोने अनुबंध और स्पूर्णम च योनि किसका है, सद्दो गृहीत गर्भा का है, किसने बताया, सुश्रुत ने बताया है। फिर आओ ये नया क्वेश्चन था, गर्भपातन हेतु एरंडपत कांड को योनि में कितने अंगुल प्रवेश कराने का निर्देश जो है ये योग रत्नाकर ने दिया हुआ है, मतलब गर्भपात कराने की बात की जा रही है यहाँ पर, गर्भपात कराने के लिए एरंडपत्र कांड को कितने अंगुल तक प्रवेश कराना चाहिए, तो इसका जो है आंसर 8 है। लॉन्ग टर्म करने के लिए अपन ने मैंने समझाया था कि कुंडली में जो है वो अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु का होता है, तो 8 अंगुल आपको याद रह जाएगा कि 8 अंगुल तक प्रवेश कराने के लिए बोला है। ये नया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों के अगर आपसे एग्जाम हॉल में नहीं बनते तो उससे सिलेक्शन नहीं रुकता, सिलेक्शन ऊपर वाले क्वेश्चन के नहीं गलत करने से होता है, जो आते हुए क्वेश्चन है वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। फिर आओ चरक के अनुसार कितने क्षीर दोष होते हैं, तो ये देखो कितनी नकल चलती है, एक एग्जाम में पूछ लेते हैं कि चरक के अनुसार शुक्र दोष कितने होते हैं, एमपीपीएससी जो अपन ने पेपर लगाया था एमपीपीएससी 2009 वाला कुछ पेपर था, तो उसमें शुक्र दोष पूछे थे जिनकी संख्या 8 होती है, या शुक्र दोष ना पूछ के क्षीर दोष पूछ लिए, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। फिर आओ सुश्रुत के अनुसार कौन सा रोग 5 भेद होते हुए भी एक कहा गया है, यानी 5 भेद होते हैं, टाइप्स उसके 5 होते हैं तो एक बोला गया है, तो अब यहाँ पर दो तो ऑप्शन हो नहीं सकते ना, तो यक्ष्मा के 5 भेद होते हैं ना अतिसार के 5 भेद होते हैं। अब बात आई हिक्का की और श्वास की, ठीक है, हिक्का तो चूंकि हिक्का जो है जो अपन पढ़ते हैं उसमें चरक सुश्रुत के मत अलग हैं, एक जैसे ही नहीं है, तो वो 5 ना हो गए तो वो तो 6 टाइप हो जाते हैं किसी किसी में, क्योंकि एक व्यापाता मानता है, एक जो है यमला मानता है, तो हिक्का भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर आंसर जो सही है वो लॉजिकली पहुंचने की बात कर रहा हूँ, लॉजिकली आंसर क्या है, श्वास। श्वास में जो है ऐसा लिखते हैं सुश्रुत कि पहले तो पांचों हिक्काओं के नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं विभक्तते सा, जो विभाजन हुआ है इसका, महाव्याधि है इसको बोलते हैं वो श्वास को, विभक्तते सा महाव्याधि, महाव्याधि श्वासो एक, फिर एक मान लेते हैं विभाजन करने के बाद, एक हो विशेषता, मतलब सभी एक से एक है, सभी प्राण नाशक होते हैं, ऐसा करके सुश्रुत ने बताया है। सुश्रुत उत्तर तंत्र में वर्णन है इसका आपका श्वास रोगों का, 55वां अध्याय है उसका ये 5वां सूत्र है, ठीक है। फिर और चरक के अनुसार दीपावली शोध कौन सा होता है, तो दो ठंडा जवान पर रटा हुआ है, बातें दिन में, बातें दिन में, बातें दिन में, बातें दिन में, काम रात में,
दिवा वाली सोच जो है वो कौन सा होता है, वातज होता है ना। और जो है कफज वाला जो है वो रात्रि वाली होता है। कफज वाला जो है वो रात्रि वाली होता है। पिंड तेल चरक चरक के किस रोगाधिकार में वर्णित है? अब मुझे किस में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए किस एग्जाम में पहले अपन लगा चुके हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आया और अपन ने पेपर हल किया, उसमें क्वेश्चन था। कौन सी एग्जाम, आंसर तो बात रखते हैं, आप सभी को मालूम है। ये अपन ने जब पहला पेपर लगाया था, ये यूकेपीएससी वाला भी जो पेपर लगाया था 2022 वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन था। एमपीपीएससी 2009 में भी था और उसका ये 29 नंबर का क्वेश्चन, 89 नंबर का क्वेश्चन था। ये रिपीट हो रहा है, देखो कितनी एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है पिंड तेल। फिर और चरक के अनुसार घृत पुराण और एवं उग्र गंध जो है कितने वर्ष तक रखने पर होता है? तो पुराण घृत 10 साल पुराना घृत जो है पुराण घृत कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन है। 10 साल पुराने होने पर घृत जो है वो पुराण घृत कहलाता है। फिर और सुश्रुत ने किस धातुगत कुष्ठ को याप माना है? तो जो है जो त्वक, रक्त और मांस वाले तो साध्य होते हैं। मेदोज कुष्ठ जो है वो याप होता है। और अस्थि मज्जा और शुक्रगत कुष्ठ तो असाध्य होता है। मेदोज कुष्ठ जो है वो क्या होता है, याप होता है। मधुमेह से मुक्त होने के लिए कितनी शिलाजतु लेने का विधान सुश्रुत के अनुसार है? तुला इसका आंसर है, 1 तुला मात्रा में लेने के लिए बताया है। श्लोक में आता है उपयुज्य यानी उपयोग करो, तुलामेव, और फिर शिलाजतु के जहाँ शब्द में आता है गिरिजा, गिरिजाद, मृतोपम, अमृत के समान लाभकारी है। सुश्रुत चिकित्सा 13वां अध्याय मधुमेह में ये 12वां श्लोक है। 1 तुला मात्रा में यूज करना चाहिए। फिर आप 58 आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार आहार विहार में परिवर्तन करने से कितने प्रतिशत रोगों में मधुमेह टाइप 2 को नियंत्रित किया जा सकता है? भैया ये तो मैंने भी किया है, तो 50% लोग कर लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। खान पीन पे ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो। फिर आओ सीतोफलादि चूर्ण में निम्न में से सर्वाधिक कौन सा द्रव्य ग्रहण होता है? तो सीतोफला, तिवाचुरी, पिपली बहुला, त्वचा, अंताद ऊर्ध्वम द्विगुणितम, अंत से ऊपर की ओर द्विगुणित होते हैं, यानी सबसे ज्यादा मात्रा 16 भाग जो है क्या होती है उसमें, मिश्री होती है। इसका आंसर क्या है, मिश्री, 16 भाग मिश्री होती है। फिर आओ समवहित रक्त में इनोसिनोफिल्स की मात्रा सामान्यतः कितने परसेंट होती है? तो ये तो फिजियोलॉजी पढ़ाते समय मैं आपको याद कराता हूँ कि इनोसिनोफिल्स का मतलब इंसानियत। 100% में से इंसानियत की सोचने वाले कितने होते हैं? इंसानियत की सोचने वाले जो है बहुत कम मतलब 5-2-4% ही होते हैं। जैसे मैंने बोला था पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो 70% जो है लड़ाकू होते हैं, 20% न्यूट्रल होते हैं और 1% साइकिल चलाते हैं, इंसानियत की सोचते हैं। फिर सिर्फ का परसेंट 1 से 6% होता है। फिर और संजीवनी बटक में बट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा विष घटक के रूप में होता है? तो संजीवनी बट्टी में 2 विष होते हैं, एक तो वसनाभ होता है और दूसरा होता है भल्लातक। 2 विष होते हैं, वसनाभ और भल्लातक। इसका आंसर क्या है, वसनाभ और वसनाभ इसका सही आंसर है। सुश्रुत के अनुसार केस नक में असामान्य वृद्धि किसके पूर्व रूप में देखने को मिलती है? ये जो है प्रमेय के पूर्व रूप में मिलती है, क्योंकि प्रमेय में जो है बाकी धातुएं 6 की 6 धातुएं दूध से होती हैं, लेकिन अस्थि जो है वो दूध से नहीं होती है। क्योंकि अस्थि दूध से नहीं होती है, तो अस्थि जो है उसके मल बोले या उपधातु बोले, ये होते हैं केस और नख। तो अस्थि दूध से नहीं होती, बाकी धातुएं दूषित होती हैं, तो वो तो उनका क्षरण होने लगता है। अस्थि के कारण केस नख की जो है असमान वृद्धि होने लगती है। अस्थि, क्योंकि अस्थि प्रभावित नहीं होती है प्रमेय में, इसलिए प्रमेय में केस और नख में असमान वृद्धि देखने को मिलती है। फिर आप सुश्रुत के अनुसार सभी प्रमेय चिकित्सा न करने पर काय में परिवर्तित हो जाते हैं? तो सभी प्रमेय चिकित्सा न करने पर मधुमेह में परिवर्तित हो जाते हैं। मात दुग्ध का रस कटु तिक्त हो तो काश्यप के अनुसार वह किस ग्रह से दूषित होगा? तो काश्यप में 2 चीजें बताई हैं। एक तो अगर जो है कटु और मधुर होगा तो फिर वो पी जाएगा, तो वो पूतना का होता है। पूतना में मुकुट पहनती है, राक्षसी है, मुकुट पहनती है। तो पूतना में जो रस होता है मधुर और कटु होता है ना।
और जो कटु तिक्त होता है, तिक्त यानी शक करने लग जाओगे कि कड़वा किसने कर दिया, तो शक नहीं का होगा। तिक्त इसको पूतना को मुकुट मिल जाता है और इसमें शक आ जाता है, कड़वा किसने दूध को कड़वा बना दिया। तिक्त होने पर शक आता है, तो ये शकुनी का है, ये फंडे का है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी गलत होते नहीं है। काश्यप संहिता जब पढ़ाते हैं तो उसमें ये टॉपिक आता है। फिर आओ निमिलिताक्षो मूर्धे, बच्चा जो है अपनी आंखों को मल रहा है, मूर्धा पे टच कर रहा है, तो बालक जहाँ टच करता है वही रोग होता है, तो ये सिरोविकार का है। सुश्रुत जो अपन सारी स्थान पढ़ते हैं अध्याय 10, उसमें ये टॉपिक आता है, कुमारव्रत में भी है। 40वां श्लोक है, उसमें आपको मिलेगा सिरोविकार। फिर आओ 66 चिकित्सीय उपेक्षा भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आती है, यानी लापरवाही से चिकित्सा करने पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप पे कौन सी धारा लगती है। ये क्वेश्चन अपन एग्जाम में लगा चुके हैं, इससे पहले जल्दी बताया कहाँ कहाँ आया है। 66वां आंसर क्या है और कहाँ कौन कौन सी एग्जाम में आया है। यूकेपीएससी सही है। और देखो ये वाला आपका सबसे पहले तो अपन ने उत्तराखंड वाला पहले लगा लिया था, तो उत्तराखंड पीएससी 2022 में ये क्वेश्चन आया है। उसमें थोड़ा सा जुड़ा हुआ था कि एक शल्य चिकित्सा शल्य क्रिया कर रहा है, फिर उसके बाद में उपेक्षा से गलती से उसकी मृत्यु हो जाती तो क्या लगेगा। तो ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीएससी 68 नंबर का क्वेश्चन था उत्तराखंड में। और उसके बाद में अपन ने ये देखा था तो छत्तीसगढ़ में भी ये क्वेश्चन आया था 2017 वाले में। ठीक है, तो नया क्वेश्चन नहीं था और अपन ने याद किया था कि ए फॉर आयुर्वेदा है ना, 304, और ए से आयुर्वेदा। फिर आए पूर्व रूपम तस् यदा तृष्णा आलस बल छया, माधव निदान में किस रूप का पूर्व रूप कहा गया है। तो माधव निदान में क्या, चरक में भी ऐसा श्लोक आता है मिलता जुलता, वो गृहिणी के लिए कहा गया, थोड़ा सा मतलब चरक में भी मिलता जुलता आता है, गृहिणी के लिए कहा गया। तृष्णा आलस बल छय गृहिणी का है। रसेंद्र चिंतामणि में भेग वायु किसके लिए कहा गया है, बताएं 68, क्योंकि 68 जो है रसशास्त्र पढ़ाते समय में बताया और नोट्स में है 68 का आंसर। 68 का आंसर क्या है, बिल्कुल सही, अभ्रक है ना, अभ्रक के लिए कहा गया। इस एग्जाम में आने के कारण मैंने नोट्स में लिख रखा है इसको, भेग वायु। एक काल धातु पोषण किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन तो गलत हो नहीं सकता है, क्योंकि एक एक यानी पहले अक्षर से स्टार्ट होने वाला जो है वो क्या है, आपो अर्जुन, आपो अनार। इसका आंसर अरुण दत्त है, क्योंकि पहले अक्षर से चालू होता है, ऐसा अपना फंडा है याद करने का। बाकी धातु पोषण काल इनने दिए ना, ना तो भोपदेव ने दिए, ना हराण ने दिए, ना चक्रपाणी ने दिए। धातु पोषण काल जो है वो केदारी कुल्या सुश्रुत का है, खले का पोत जो है भाव प्रकाश का है, और दरण बल का क्षीर दही न्याय है। तो ऑप्शन में है ही नहीं है कुछ खास, है ना, ऑप्शन भी कुछ खास नहीं है। फिर और रेबीज का एक्यूबेशन पीरियड कितने होता है, 9 से 60 दिन होता है। अब चाहे तो अपन इसको क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हैं कि भैया ये सही आंसर है, ऑप्शन स्पष्ट नहीं दिया है, पर आंसर शीट में उन्होंने 40 दिन सही माना है, थोड़ा सा बीच में फिगर आ रहा है। उनकी जो एग्जामिनर की आंसर शीट है उसके हिसाब से उन्होंने 40 दिन माना है, और पीएससी अपने आंसर चेंज करती नहीं है जाना, तो यहाँ 40 दिन दे, ऐसी परिस्थिति में 40 दिन सही है, ये अपन ध्यान रख लें। फिर आए श्वास को रोकना, और कौन सा प्राणायाम की कौन सी अवस्था है, तो पूरक यानी श्वास को लेना, रेचक यानी छोड़ना, कुंभक का मतलब होता है श्वास को रोकना। अष्टांग संग्रह के अनुसार अंतर्भक्त औसत का क्या होता है, तो अंतर्भक्त यानी बीच का, पूर्वम पूर्वा में जीर्ण होने पर मध्याय में जो औसत दी जाती है उसको बोलते हैं अंतर्भक्त। तो ये इनमें थोड़ा अंतर्भक्त लिखा, अंतर्भक्त है ये, यही काल इनमें एक्स्ट्रा बताया गया था, वो मैंने बोला था कि इसको अंडरलाइन कर लो, ये इसमें स्पेशल है, ये अलग से पूछेंगे। फिर अष्टांग संग्रह के अनुसार बाल मूलक दोषों की क्रिया है, भैया हम जब मूली खरीदने जाते हैं तो पकी हुई मूली खाते हैं, सूखी खरीदते हैं कि कच्ची फ्रेश मूली खरीदते हैं। तो आप सभी को मालूम है जब भी हम मूली खरीदने जाते हैं तो फ्रेश कच्ची पक्की कच्ची मूली खरीदते हैं, थोड़ी सी फ्रेश एकदम ताजी, क्योंकि वो दोष जो है नाशक होती है, दोषों का नाश करने वाली होती है बाल मूली, दोष नाशक होती है। फिर आओ चरक संहिता की जल करु टीका के लेखाकार कौन है, तो जल करु तरु जो है टीका किसके जो है गंगाधर राय की है। गंगा के जल में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, जल करू कल्प तरु जो है गंगाधर राय की है। चक्रपाणी ने तो आरवी दीपिका लिखी है, और आपके दलहल जट ने निरंतर पद व्याख्या लिखी हुई है। दलहल ने तो सुश्रुत पे है निबंध संग्रह। फिर आप पेट्रोकार्पस मार्सुपियम जो है जो है असंसार या विजय सार जो है उसका होता है।
कि एरंड का तो ऋषिनस कम्युनस होता है। ठीक है। फिर आओ त्रिजातक का घटक क्या है, तो दालचीनी, एला, तेजपत्र, ये ऑप्शन सही है। शुंठी, पिपली, मरीच तो तिरकटू होते हैं। और जाति फल, लव पूजा वो सुगंधी त्रिफला का होता है। यहाँ पर सिंपल सा है, दालचीनी, एला और तेजपत्र। यहाँ पे अपन को एक निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहिए कि जो द्रगुण का परिभाषा प्रकरण होता है, जिसमें पंचकोल है, एक अलग में एक पंचकोल में क्या मिलाने में वो बिसापा हो जाता है, वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था षडूषण का। तो किसी में षडूषण पूछा है, किसी में सुगंधी त्रिफला पूछा है, किसी में त्रिकटु पूछा है, किसी में पंचकोल पूछा है। तो कुल मिला के द्रगुण का जो परिभाषा प्रकरण होता है वो एग्जाम में आता ही आता है उसमें। फिर आते हैं चरक के अनुसार त्वक, कंद और क्षीर का संग्रह कब किस ऋतु में करना चाहिए। तो मतलब ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये कंद वाला जो है, केवल कंद वाला क्वेश्चन जो है वो आया था एमपीपीएससी में। एमपीपीएससी 2009 में कंद वाला क्वेश्चन नंबर था 107। इसमें बोला था कंद का संग्रह कब करना चाहिए। तो एमपीपीएससी जो है 15 में, 15 वाली थी, उसमें क्वेश्चन नंबर था 13, जिसमें पूछा गया था कि ये त्वक त्वक का संग्रह कब करना चाहिए। और यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आया है कि त्वक, कंद और चीर का संग्रह किस ऋतु में करना चाहिए। तो आंसर जो है आप सभी को मालूम क्या है, शरद ऋतु में करना चाहिए। हस्त आयुर्वेद यानी गजा आयुर्वेद के लेखक कौन है। तो एक कहावत है कि पालना हाथी पालना शौक होता है, कई लोग हाथी पाल लिया, जैसे बड़ी गाड़ी खरीद ली मर्सिडीज, अब उसमें उसका पेट्रोल नहीं मिल रहा है, अच्छे से वो नहीं हो पा रहा है, निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो हाथी पालना हस्त आयुर्वेद के जनक कौन है, हस्त आयुर्वेद के लेखक कौन है, वो पाल काव्य होते हैं। हाथी पालना मुश्किल काम होती है। सहदेव जो है वो जो पांडव थे उसमें गवा आयुर्वेद से संबंधित थे, गाय के आयुर्वेद से। तो नकुल थे वो अश्व से संबंधित, है ना। यहाँ पाल काव्य जो है वो सही आंसर है। फिर आओ विरेचन द्रव्यों में अग्र क्या है, तो है ना, जो निषोध यानी त्रिवत होता है वो विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। फिर आओ सुश्रुत के अनुसार शिशु का नामकरण कौन से दिन करना चाहिए। कहाँ आया था ये क्वेश्चन, कौन से दिन करना चाहिए, कहाँ आया था क्वेश्चन, बिल्कुल सही, एमपीपीएससी 2 में। तो ये 10वें दिन करना चाहिए, अभी मैंने पढ़ा भी था संस्कार में। एमपीपीएससी जो हुई थी 2009 में, उसमें चरक के हिसाब से पूछा था, तो आंसर सेम है। चरक में और सुश्रुत में जो है सेम है। सुश्रुत में ये सुश्रुत का जो सारी स्थान है, 10वां चैप्टर है सुश्रुत शारीर का, उसमें 27वां श्लोक है ये, कि शिशु का नामकरण जो है वो 10वें दिन करना चाहिए। तो एमपीपीएससी 9 में चरक के हिसाब से पूछा था, उसका आंसर भी 10 ही था। ठीक है, ये पोर्शन था आयुर्वेद वाला। अब जनरल नॉलेज में बढ़ते हैं, हिमाचल के जनरल नॉलेज में बढ़ते हैं। तो कुछ हिमाचल का होगा, कुछ नेशनल होगा, तो दोनों ही अपन को देखने हैं। 81 क्वेश्चन है कि कुल्लू, हिमाचल जो गए हैं उनको मालूम है कुल्लू मनाली। कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल बर्ड के लेखक कौन है। इसका आंसर है पी चैटवुड। पी चैटवुड जो है उन्होंने लिखी है ये। फिर आओ 82 में कि मंडी को कुल्लू से कौन सा दर्रा जोड़ता है। सही आंसर है दुलची, दुलची दर्रा जोड़ता है मंडी को, दुलची तोड़ता है। हिमाचल प्रदेश के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चालू हुआ है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत जल्दी चालू हो गया था 1952 में। स्पीति का की मठ किस लामाबद से संबंधित है। तो हिमाचल में धर्मशाला है, आपको मालूम है, धर्मशाला बहुत फेमस है बौद्ध के लिए। ये इसका आंसर जो है गुइंगपा। चंबा के किस राजा ने भरमौर में लक्ष्मणा देवी और गणेश के तथा छतरानी में शक्ति देवी के मंदिर बनवाए हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति हमारे मेरू वर्मन जी हैं, उन्होंने बनवाए हैं, मेरू वर्मन। निर्मंड का भुंडा उत्सव किस अंतराल में मनाया जाता है, कितने अंतराल के बाद में मनाया जाता है। तो 12 साल बाद मनाया जाता है भैया, टाइम टेकिंग है, 12 साल के गैप से मनाया जाता है निर्मंड का भुंडा उत्सव। निर्मंड का भुंडा उत्सव। 87 में जाते हैं। 1948 में सोलन संवैधानिक सभा का संयोजन किसने किया। इसका अंदर है दुर्गादास, दुर्गादास, राजा दुर्गादास, दुर्गा सिंह ने। क्लास में लड़का पढ़ता था, वो अपना नाम बताता, राजा दुर्गादास, दुर्गादास। फिर आते हैं 88 में कांगड़ा जिले का
त्रिविभाजन, जिसके परिणाम स्वरूप हमीरपुर और ऊना जिलों का निर्माण हुआ, है ना। ट्रेन जाती है ऊना तक। कब हुआ है? तो 72 में हुआ है, 72 में, सितंबर 1, 1972। हिमाचल प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को शारीरिक रूप से अक्षम यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड को कितना कोटा दिया गया है? तो इसका आंसर 3% है। ये उस जमाने में सही होगा, अब तो 6% हो चुका है सभी जगह। एमपी में भी 6% हो चुका है। फिर और करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना किस नदी घाटी में है? तो उसका आंसर है सतलुज। सतलुज नदी घाटी में है। लद्दाखी नव वर्ष को क्या कहा जाता है? ये लोसर कहा जाता है, लोसर। लो लद्दाख भेजो सर को, लोसर। नए साल पे सर को जाना है लद्दाख, लोसर। क्या नगरी के नाम से जाना जाता है? हमारे बीएमएस अध्ययन नगरी, आयुर्वेद की हमारे ज्ञानदायिनी नगरी। इंदौर से पढ़ा है हमने, तो इंदौर की है भैया। फिर आते हैं हेमंत सोरेन कौन से नेता हैं? ये भी बन जाएगा, शिबू सोरेन वगैरह। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, सबने नाम सुने। जल्दी बता दो कौन क्या है। नेता लोगों के बारे में सबको मालूम रहता है। आयुर्वेद में कोई कुछ मालूम हो ना हो, नेता नगरी के बारे में सबको मालूम होता है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे, नेता हैं मतलब थे क्या। फिर आप दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी है? जल्दी बताएं भैया, ये क्वेश्चन का आंसर तो बन जाएगा आप लोगों से। बिल्कुल सही, आर्चीज से है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तीरंदाजी से संबंधित है दीपिका कुमारी। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। बिहार का मसरख गांव हाल में भी नहीं, मतलब 2014 में। यहाँ हाल का मतलब कौन से सन में? सन 2014 की, 14 का पेपर है ना, 14 में। क्यों समाचार पत्रों में आया था? इसे पेस्टिसाइड के डिब्बा ही डाल दिया था, कीटनाशक। बिल्कुल सही, कीटनाशक में जो है बना दिया था खाना, मतलब तेल की जगह जो कीटनाशक होता है उसमें खाना बना दिया था। बहुत ही दुखद घटना है। फिर आओ, एलन जॉनसन सरलीफ कौन है? कोई बता सकता है भैया? एलन जॉनसन सरलीफ उस जमाने में जिसने यात्रा की होगी भारत की, वो ही होंगे। तो लाइबेरिया के राष्ट्रपति जो है अपने यहाँ आए थे, लाइबेरिया। 97 तो आप लोगों से बन जाएगा। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से खेले थे? ब्राजील, उरुग्वे, कैमरून। कैमरून तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, कैमरून में तो कभी सुना ही नहीं है। उरुग्वे भी नहीं है। ब्राजील और पुर्तगाल में से आंसर देना है, तो आंसर तो देना है। जल्दी बता दो 97 का आंसर क्या है। ये तो सबने देखा है 2014 का वर्ल्ड कप, है ना। सही आंसर है पुर्तगाल। ब्राजील होता तो पूछते ही क्यों आपसे। फिर 98 भी आप लोगों को बनता है। 98 का आंसर बता दें। श्रम दिवस कब मनाया जाता है? लेबर डे, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अप्रैल तक तो कमा के देते हैं सब। 1 मई को जो है श्रम दिवस मनाया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आपने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। फिर आप कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों में जवाब दे सकते हो। सूर्य कौन सा ग्रह सूर्य के पास है? बिल्कुल सही। सूरज के बाद कौन सा? बुध के बाद कौन सा? सबसे पास में बुध। बुध के बाद वीनस, शुक्र। सही। उसके बाद तो ये क्रम आपको मालूम है कि सूरज के पास अगर क्रम की बात करते हैं तो सबसे पास बुध होता है। बुध के बाद जो है आता है शुक्र। शुक्र के बाद आती है हमारी प्यारी पृथ्वी। कि हम आपकी 3 दिन ड्यूटी लगाने जा रहे हैं। 3 दिन ड्यूटी लगाने जा रहे हैं। कौन से 3 दिन लगाएं सप्ताह में? तो उन्होंने कहा मंगल, गुरु और शनिवार के दिन लगा दो, है ना। मंगल, गुरु, शनि, ये, है ना। तो पृथ्वी से आगे जो है सूरज की ओर जो है ये बुध, शुक्र है। और उसके बाद में मंगल, गुरु, शनि, और फिर यूरेनस और नेपच्यून। बिल्कुल सही, यूरेनस। और इसका आंसर है भाई बुध। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।